सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वर्ष आपके सामने तृतीय श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक और प्रथम श्रेणी अध्यापक की जो वैकेंसीज है वह आने वाली है। तो आप इस वर्ष को यादगार बना सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और बहुत ही अच्छे प्रयासों से। मैं कमलेश पाटीदार, व्याख्याता हिंदी, आज आपके सामने लाया हूँ अपने जो साइकोलॉजी है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अधिगम में माना जाता है, जिसको कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझना है और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सामान्य भाषा के साथ इसको हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो देखिए, यह जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसके जो जन्मदाता हैं वह है I.P. पावलोव। अब पावलोव कौन थे, तो इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि यह रूस के शरीर विज्ञानी थे जो स्पेशल इन्होंने मानव शरीर और देखा जाए तो जो पशुओं में ऐसी पाचन देह की क्रिया होती है उसको लेकर अपने रिसर्च को अंजाम दिया था। और इसी की वजह से इनका यह जो महत्वपूर्ण प्रयोग था, इसको लेकर 1904 में इनको जो नोबेल पुरस्कार है वह भी प्राप्त हो चुका है। तो यह जो सिद्धांत है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि I.P. पावलोव जो रूस के शरीर विज्ञानी थे, जो अनुबंधन के पिता भी कहे जाते हैं, और इनको इस प्रयोग के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो यह महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम जाते हैं इसके उपनामों पर, किसको और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर जो सामने आता है वह है शास्त्रीय अनुबंधन। उसी से रिलेटेड एक और नाम है और वह है परंपरागत अनुबंधन अथवा प्राचीन अनुबंधन। तो ये तीनों नाम, शास्त्रीय कहे, परंपरागत कहे अथवा प्राचीन कहे, या इसी के लिए इंग्लिश में एक नाम आता है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। उसके बाद इसी के लिए जो अगला नाम है वह है संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध परिवर्तन, या इसको आप कह सकते हैं साहचर्य परिवर्तन। इसमें वर्ड आपको ध्यान में रखना है, संबंध प्रत्यावर्तन कहे, संबंध परिवर्तन कहे अथवा साहचर्य परिवर्तन। और इसी के लिए CS थ्योरी, इसका जो शॉर्ट नेम है कंडीशनल स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी यह बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है। इसी के लिए आता है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत अथवा टाइप S थ्योरी। अब ये जो सिद्धांत के नाम क्यों पड़े, इसको हम पूरा प्रयोग देखने के बाद डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये जो नामकरण है वो क्यों हुए। अब बहुत से एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि पावलोव में जो प्रयोग किया था, पावलोव के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो किस पर किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यह जो प्रयोग है वह हुए थे कुत्ते पर, और कुत्ते में भी स्पेशल एक ग्रंथि है पैरोटिड। उस पैरोटिड ग्रंथि को लेकर, और इस पैरोटिड ग्रंथि का संबंध है उसमें जो उत्पन्न होने वाली लार है, उस लार ग्रंथि को लेकर यह प्रयोग थे वह पावलोव ने किए। अब यह प्रयोग क्या था इसको बाद में समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रयोग में दो महत्वपूर्ण शब्दावली आने वाली है, एक तो है स्वाभाविक उद्दीपक और एक है अस्वाभाविक उद्दीपक। अगर इसको आपने समझ लिया तो ये पूरा प्रयोग बहुत ईजी वे में आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। देखो, नाम से स्पष्ट है, स्वभाव, मनुष्य का जो स्वभाव होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है, उससे सीधे रूप से जुड़े जो है उसको कहा जाता है स्वाभाविक उद्दीपक। इसी को आप कह सकते हैं, जो प्रयोग की भाषा में कहेंगे अनानुबंधित अनुबंधित उद्दीपक, अथवा इंग्लिश में जो नेम आता है वह है इसमें UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस। उसके बाद दूसरा जो इससे जस्ट विपरीत में है, और वह क्या है अस्वाभाविक, जो मनुष्य के स्वभाव से सीधा जुड़ा नहीं है, या उसको कहेंगे अनुबंधित, यानी ये किसी शर्त के साथ बंधा है, किसी ने किसी कंडीशन के साथ बंधा है, इसीलिए इसको अनुबंधित उद्दीपक अथवा इंग्लिश में CS कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। और एक और नाम आता है कि यह अपने स्वभाव के कारण तटस्थ रहता है, यानी वास्तव में देखा जाए तो इसका मनुष्य के स्वभाव से सीधा जुड़ाव नहीं है, इसलिए इसको तटस्थ उद्दीपक भी कहा जाएगा। तो सीधे रूप में आपको ध्यान में रखना है कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है, अनानुबंधित उद्दीपक है या UCS है, वह तो इस प्रयोग में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भोजन के लिए। जबकि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है अथवा CS है या तटस्थ उद्दीपक है, यह शब्द जो आया है वह घंटी की ध्वनि के लिए। तो ये दोनों अगर आप समझ गए तो प्रयोग को बहुत ही इजी वे में आप समझ जाओगे। तो इजी वे में ध्यान में रखना आपको कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है वह तो क्या है, भोजन, और जो अस्वाभाविक उद्दीपक जिसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है वह है घंटी की ध्वनि। अब हम जाते हैं कि प्रयोग। अब यह जो प्रयोग था वह किया गया कुत्ते पर।
कुत्ते के मुंह से एक परख नली को जोड़ा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो उस परख नली में जो एकत्रित लार है उसकी मात्रा को लेकर यह जो पूरा प्रयोग है वो हुआ था। तो इसको हम बहुत ही आसानी के साथ 3 अलग अलग स्टेजों में हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है जो है कि जिसमें मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया, कि जैसे हर व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन को वह देखता है तो तुरंत उसके मुंह से लार उत्पन्न होती है। तो स्वादिष्ट भोजन को लेकर लार का उत्पन्न होना यानी स्वाभाविक उद्दीपक को लेकर स्वाभाविक अनुक्रिया होना, या इसको आप कह सकते हैं यूसीएस के प्रति यूसीआर होना। यह तो एक अनुबंधन जब यह प्रयोग किया उसके पूर्व की जो एक सामान्य विशेषता जो हर प्राणी में पाई जाती है वह थी कि भोजन को लेकर लार का उत्पन्न होना। तो यहाँ पर आपको सीधे वे में ध्यान में रखना है कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको लेकर स्वाभाविक अनुक्रिया होना। अब चलते हैं प्रयोग पर। अब जैसे ही उस कुत्ते को भोजन दिया गया तो भोजन के पहले क्या बजाएगी? घंटी की ध्वनि। तो ये जो घंटी की ध्वनि है वह यहाँ पर मनोविज्ञान की भाषा में इसको कहा जाता है CS। और अभी आपको बताया था कि CS कहें, अस्वाभाविक उद्दीपक कहें या अनुबंधित उद्दीपक, इसके लिए बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो ये जो घंटी की ध्वनि है वह बजाकर फिर भोजन देना और फिर भी जो क्रिया हुई वह क्या थी? लार का उत्पन्न होना। यानी यहाँ पर CS और UCS दोनों मिल गए, उसके बाद भी जो क्रिया हो रही है वह क्या है? लार का उत्पन्न होना यानी UCR। और इसको फोकस करना आपको कि भोजन देने के पहले एक और कारक जुड़ गया और वह क्या है? घंटी की ध्वनि। पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन और फिर लार का उत्पन्न होना। तो CS प्लस UCS फिर भी जो अनुक्रिया हुई वह क्या? UCR, यानी जो स्वाभाविक अनुक्रिया वह हुई। अब इस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है कि बार बार अब जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है उसके पहले घंटी बजाई, फिर भोजन, फिर लार का उत्पन्न होना, घंटी बजाई, फिर भोजन। तो इस क्रिया का यहाँ पर पुनरावर्तन हो रहा है। पुनरावर्तन यानी बार बार आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब इस तरह की आवृत्ति बार बार की जाए, देखो ये इस प्रयोग का मूल देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर अनुबंधन स्थापित हो रहा है कि जब भी किसी क्रिया की आवृत्ति बार बार की जाए, उसकी पुनरावृत्ति की जाए, तो यहाँ पर जो ऐसा अनुबंधन स्थापित हो जाता है। और फिर इस प्रयोग में यह देखा गया कि जब आगे चलकर केवल घंटी बजाई गई तब भोजन नहीं दिया गया। तो घंटी की ध्वनि सुनकर भी जो कुत्ता था उसके मुंह से क्या है? लार उत्पन्न होना पाया गया। तो यहाँ पर घंटी की ध्वनि को लेकर ही जो लार का उत्पन्न होना पाया गया इसको कहा जाता है CS के प्रति CR। और यहाँ पर इस शब्द पर फोकस करना कि ये जो है वह क्या है? CR। अभी तक जो लार उत्पन्न हो रही थी उसको हमने क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में देखा था, लेकिन अब यहाँ पर जो CR है वह स्वाभाविक न होकर कैसी है? अनुकूलित अनुक्रिया। क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन के साथ बन गई, वही कंडीशन जो पहले लार का उत्पन्न होना किसके साथ था? भोजन के साथ, वही अब किसके साथ हो गया कि लार उत्पन्न हो रही है केवल किसको सुनकर? घंटी की ध्वनि को लेकर। तो इसी घंटी की ध्वनि को लेकर लार का उत्पन्न होना पाया गया। और यह भी कब? जब क्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद। तो इसी को यहाँ पर इस प्रयोग का जो निष्कर्ष है वह माना गया और इसीलिए इसका नाम क्या था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। कि जो अनुक्रिया थी वह क्या है? अनुकूलन में एक शर्त के साथ बन गई कि केवल घंटी की ध्वनि को सुनकर ही लार उत्पन्न हो गई। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? देखिए कि जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी वही पुनरावृत्ति के बाद, यानी जब क्रियाओं का बार बार रिपीटेशन होता है उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक, और अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर क्या है? घंटी की ध्वनि। तो उसके प्रति होने लगे तो वह क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है। अब देखिए अभी हमने देखा पावलोव का प्रयोग, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे जो क्रिया भोजन को लेकर लार का उत्पन्न होना हो रही थी वही अनुबंधन के बाद केवल घंटी की ध्वनि को सुनकर लार का उत्पन्न होना पाया गया। इसी को अनुबंधन की भाषा में अगर कहें तो अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दैनिक जीवन में भी इससे जुड़ी है। जैसे हम कहें कि बहुत सी बार जो अनुबंधन है वो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा है। जैसे एक प्रश्न पहले आरटेट में पूछा गया था कि 5 साल का राजू है, वह बादलों की गर्जना से, जैसे बादल गरजते हैं से उसमें डर पैदा होता है,
यानी उसके डर का जो कारण है वह क्या है कि जैसे ही अचानक बादलों की गर्जना होती है तो उसमें डर पैदा हो गया। तो यहाँ पर सेम इसी को हम इससे भी समझते हैं कि जैसे बादलों की गर्जना यानी यूसीएस के प्रति यूसीआर यानी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लेकिन अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बादल का गरजना तो होता है लेकिन उसके पूर्व यानी पहले बिजली चमकती है, उसके बाद फिर बादल गरजते हैं, फिर भी उसके मन में क्या है वही डर। तो अब यहाँ पर जो ये यूसीएस है उसके साथ एक और कारक ऐड हो गया और वह क्या है सीएस। तो सीएस और यूसीएस ये दोनों मिल गए, उसके बाद भी जो अनुक्रिया हुई वह क्या हुई यूसीआर। यानी फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि पहले बिजली की चमक है, फिर बादल गरजते और फिर उसके मन में क्या एक खौफ पैदा हो जाता है, एक डर पैदा हो जाता। ऐसी क्रिया बार बार रिपीट हुई, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि केवल बिजली चमकती है और उस समय जो बादल हैं वह गरजते नहीं। तो केवल बिजली की चमक से ही यानी जैसे बिजली चमकती है उसको लेकर ही उसके मन में भय या डर पैदा हो जाता है। तो यही अब जो सीएस है उसके प्रति क्या है जो सीआर है वह यहाँ पर स्थापित हो गई। तो इसी को हम वही भोजन और लार की जो दशा थी उसी को लेकर यहाँ पर भी यह आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आपको सीधे रूप में ध्यान में रखना है कि वास्तव में जो पावलोव ने प्रयोग किया उसमें मूल रूप से उनका कहना था कि जब क्रियाओं का बार बार पुनरावर्तन हो, बार बार दोहरान हो, तो जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही थी वही क्रिया किसके प्रति जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसके प्रति होने लगेगी। उसी को यहाँ पर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत नाम दिया। अब इसको लेकर कुछ पद हैं जो आपको समझना है कि किन पदों को लेकर जो इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में बात होती है। तो ऐसे 3-4 जो पद हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो पद इससे रिलेटेड है वह है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। उद्दीपक सामान्यीकरण से तात्पर्य क्या है कि जो उद्दीपक है उसकी बजाय कोई दूसरा उद्दीपक, जैसे इसको इजी वे में समझ सकते हैं कि अभी क्या बजाई थी घंटी की ध्वनि, उसको लेकर लार का उत्पन्न होना पाया गया। तो अब घंटी की बजाय उद्दीपक को चेंज कर दे, घंटी के स्थान पर या तो कोई सीटी या कोई उससे मिलती जुलती ध्वनि है वो उपस्थित कर दी जाए। उसके बाद भी जो अनुक्रिया होगी उस पर कोई भी प्रभाव या परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा है कि उद्दीपक का क्या हो गया है सामान्यीकरण। और दैनिक जीवन में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिसको लेकर उद्दीपक का सामान्यीकरण होता है। जैसे सीधा मान लो कि किसी एक छोटे से बालक को लाल जो गुलाब है उससे कांटा चुभा, तो उस गुलाब से कांटा चुभने के बाद अगर देखा जाए तो वह हर ढंग से लाल जो वस्तु उससे डरने लगेगा। तो यह क्या हो गया उद्दीपक का सामान्यीकरण। एक बालक जिसको किसी अगर कहें कि किसी अस्पताल में जाने पर उसको इंजेक्शन से भय है और वह भी इंजेक्शन किसी सफ़ेद वस्त्र पहनकर आए ऐसे डॉक्टर के द्वारा दिए जाता है, तो फिर बाद में देखा जाए तो जितने भी ऐसे डॉक्टर्स हैं उनके प्रति उस एक भय है, एक डर है, यह पैदा हो जाता है। तो यही क्या है उद्दीपक का सामान्यीकरण। और इसको लेकर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था वॉटसन के द्वारा, और वॉटसन ने जो प्रयोग किया था अपने 11 माह के पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले खरगोश जैसे ही उस बालक के पास यानी जैसे ही वो बालक उस खरगोश को स्पर्श करने जाता तो तुरंत एक डरावनी ध्वनि है वो उत्पन्न कर दी। तो उस बालक का उस खरगोश के प्रति ऐसा 2-3 बार हुआ कि जैसे बालक है वह खरगोश को छूने जाता तुरंत जो डरावनी ध्वनि है वह पैदा कर दी। ऐसा बार बार हो गया। तो अब उसके मन में ऐसा हो गया कि जब खरगोश को स्पर्श किया जाएगा तो ऐसा डर है, ऐसी जो डरा है ना भय है वो उत्पन्न होगा। फिर आगे चलकर देखा गया कि केवल खरगोश से नहीं, वह बालक है वह ऐसी रोएदार या खरगोश जैसी जितनी भी मुलायम वस्तुएं थी या ऐसे खिलौने थे उनको स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस बालक के मन में ऐसा डर है वह सवार हो गया। तो इसी के लिए यहाँ पर जो वर्ड आया था वह क्या है उद्दीपक का सामान्यीकरण। यानी सीधे शब्दों में आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो उद्दीपक पहले है उससे मिलता जुलता यानी उसके समान और कोई भी उद्दीपक होगा तो भी व्यक्ति है वह उसी तरह की अनुक्रिया करेगा जो पहले हो रही थी। इसी को यहाँ पर मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है उद्दीपक का सामान्यीकरण। अब दूसरा जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वह है विलोप।
अब विलोप क्या है? विलोप का अर्थ है गायब हो जाना। अब सीधे से जैसे यहाँ पर मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि अगर बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक ही उपस्थित किया जाए और स्वाभाविक उद्दीपक है उसको उपस्थित नहीं किया जाए तो एक समय ऐसा होगा कि जो अनुक्रिया का होना धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसी जो अनुक्रिया हो रही थी वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब कैसे? तो देखिए, जैसे हमने देखा कि केवल घंटी की ध्वनि बजाई गई और फिर लार का उत्पन्न होना पाया गया। अब बार बार जैसे एक बार घंटी की ध्वनि फिर लार का उत्पन्न हुआ, लेकिन बार बार जैसे केवल घंटी की ध्वनि बजा रहे लेकिन भोजन नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पर केवल क्या है कि जो CS है वही बार बार उपस्थित किया जा रहा है। जो भोजन था जिसको हमने देखा था UCS, उसकी उपस्थिति नगण्य कर दी गई, यानी भोजन को दिया ही नहीं गया, केवल बार बार ध्वनि घंटी की ध्वनि है वही बजाई गई और इसके बाद जो लार का उत्पन्न होना एक समय ऐसा आएगा कि वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भोजन है, जो स्वाभाविक उद्दीपक है वह नहीं रहा, उसकी अनुपस्थिति होगी। उस वजह से एक समय बाद जो भोजन की अनुपस्थिति की वजह से जो लार का उत्पन्न होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी क्रिया को यहाँ पर विलोप कहा जाता है। तो एक बार और देख लेना, इसमें सीधा सा है कि अगर बार बार केवल CS यानी अस्वाभाविक उद्दीपक ही उपस्थित किया जाए और स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन था उसकी अनुपस्थिति कर दी जाए तो एक समय के बाद जो अनुक्रिया का होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी को यहाँ पर विलोप कहा जाता है। उसके बाद तीसरा पद है उद्दीपक विभेदीकरण। अब यह पद क्या है कि जैसे बार बार उद्दीपक को हम परिवर्तित कर रहे हैं तो एक समय ऐसा होगा कि जो प्राणी है जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसको यह समझ आ जाएगी कि प्रत्येक तरह का जो उद्दीपक है वह अपने आप में क्या है, अलग अलग है, यानी उसमें विभेद है, उसमें भेद है कि पहले जो उद्दीपक था वह अलग था, उसके बाद वाला अलग है, फिर अगर हमने कोई ट्राई किया तो वह अलग होगा। तो इसी को लेकर उद्दीपकों में जो भेद होना, इसी को यहाँ पर उद्दीपक विभेदीकरण कहा गया है। तो यह जो तीसरा पद भी इसी प्रयोग से जुड़ा है। उसके बाद है समय कारक, और इस प्रयोग में समय की बहुत ही अधिक महत्ता है। क्यों? कि अगर जो आपने CS और UCS जो है उसके मध्य अगर अधिक समय का अंतर रखा तो जो अनुक्रिया होनी है वह अनुक्रिया यहाँ पर होगी नहीं। कि यहाँ पर जैसे CS के रूप में हमने देखा घंटी की ध्वनि और UCS के रूप में देखा था भोजन, इसके बीच में समय अंतराल मैक्सिमम जो होना चाहिए वो केवल 5 सेकंड तक होना चाहिए कि जैसे ही घंटी बजाई तुरंत भोजन। अगर यहाँ पर समय का अधिक अंतर हो गया तो जो अनुक्रिया होनी चाहिए यानी लार का उत्पन्न होना जो है वह होगा नहीं। तो यहाँ पर एक समय का जो फैक्ट है वह भी बहुत ही मायने रखता है कि समय का अंतराल बहुत ही मिनिमम, जितना कम हो उतना हो, किसके मध्य? तो CS और UCS के मध्य। और यहाँ पर पावलोव का मानना है कि केवल 5 जो सेकंड है वह अधिकतम हो सकता है, उसके ज़्यादा अगर हमने अंतराल कर दिया CS और UCS में, ध्वनि और भोजन में, तो फिर जो अनुक्रिया का होना है वह वहाँ पर जो परिणाम हम चाहते हैं ऐसा परिणाम यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। तो ये 4 पद थे जो इसी पावलोव के प्रयोग से रिलेटेड थे। और अनुबंधन देखा जाए तो यह प्रत्येक मनुष्य के से जुड़ा है, प्रत्येक मनुष्य की आदत से जुड़ा है। जैसे बहुत सी बार, जैसे एक प्रश्न पहले आ चुका है कि एक लड़की जो अपने जूते एक निश्चित रैक पर रखती है, उसने अपना स्थान चेंज कर दिया है, जूते रखने का स्थान चेंज कर दिया, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वह जूते वहीं पर खोलने जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका अनुबंधन बन चुका है, उस स्थान के साथ वह क्या है, अनुबंधित हो चुकी है। जैसे सीधे वे में देख लो एक सामान्य प्रयोग कि जैसे आप एक निश्चित स्थान पर आपके घर में घड़ी है, उस घड़ी को देखकर समय बदला है ना, समय का ज्ञान करते हैं। लेकिन अब जैसे आपने उस घड़ी को अन्य स्थान पर लगा दिया, उसके बाद भी जो आपकी निगाह है वह वहाँ पर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस स्थान के साथ आपका एक जो बॉन्ड है, ऐसा बाउंडेशन है वह बन चुका है, ऐसा अनुबंधन बन चुका है। तो ये बहुत सारी घटना है जिसको लेकर हम जो अनुबंधन उसको समझ सकते हैं। एक सामान्य आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो पर्वतीय भागों पर जैसे ही यात्रा करते हैं तो उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये उस यात्रा के समय ऐसे एक मनस्थिति है वो बन चुकी है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो अभी तक जैसे नेक्स्ट टाइम वह यात्रा करेंगे तो अभी तो वह पर्वतीय भाग शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले ही वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुबंधन है वह वहाँ पर उसके व्यवहार के साथ स्थापित हो चुका है। तो यही था पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत।